एक घरेलू खातून अकलीम अख्तर से जनरल रानी कैसे बनी। एक मामूली से घराने से हटकर अख्तार के ऐवानों का सफर करने वाली अकलीम अख्तर रानी के रातों रात आरूज और इतने ही अचानक जवाल की अजीब व गरीब दास्तान। शाहीरान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आए हुए थे। जब उनकी वापसी का वक्त आया तो सदर यहिया अपने कमरे से नहीं निकल रहे थे। प्रोटोकॉल का बहुत संगीन मसला पैदा हो गया क्योंकि कोई उनके बेडरूम में दाखिल होने की जरात नहीं कर रहा था। साबिक आईजी पुलिस सरदार मोहम्मद चौधरी ने अपनी आप बीती जहान हैरत में लिखा है कि आखिर सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल इसहाक ने अकलीम अख्तर रानी से कहा कि वो अंदर जाए और सदर को बाहर लाए। वो कमरे में दाखिल हुई तो मुल्क की एक मशहूर तरीन गिलोकारा को सदर के रंग रलिए मनाते पाया। खुद रानी को उस मंतर से बड़ी कराहत महसूस हुई। उसने कपड़े पहनने में सदर की मदद की और बदख तमाम इसे बाहर लाई। दिलचस्प बात यह है कि जहान हैरत के अंग्रेजी रूप दी अल्टीमेट क्राइम आई विटनेस टू पावर गेम्स में तो चौधरी साहब ने उस रंग रली की थोड़ी वजाहत भी की है, लेकिन उर्दू में गोल मोल कर गए। खैर, जो बात उन्होंने छपा दी हम क्यों जाहिर करें। दूसरी बात ये कि उन्होंने मशहूर तरीन गिलोकारा का नाम लिखने से ग्रेस किया है, लेकिन इसी कहानी में आप नीचे चलकर देखें तो शायद ये मामा हिल हो जाए। ये अकलीम अख्तर रानी कौन थी और उन्हें पाकिस्तान की ताकतवर तरीन ख्वातीन में से एक क्यों कहा जाता है। हालांकि न तो वो सियासतदान थी, न किसी नवाबी या जागीरदार खानवादे से ताल्लुक था और न ही उनका वास्ता अदब या शो बिजनेस से था। उस अजीब व गरीब किरदार का असल नाम तो अकलीम अख्तर रानी था, लेकिन वो मुल्क के गोशे गोशे में जनरल रानी के नाम से मशहूर हुई। एक जमाने में उनके मकाम व मर्तबे का अंदाजा उस बात से लगाइए कि 17 दिसंबर 1970 को जब पाकिस्तान फौज ने भारत के सामने हथियार डाले तो उसके चंद दिन बाद जनरल रानी को गुजरात में उनके घर में नजर बंद करके बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया और साथ ही उनका फोन काट दिया गया। नजरबंदी के हुक्म में उन्हें तंबिया की गई कि वो कोई ऐसा बयान नहीं देगी जो पाकिस्तान की सालमियत और दिफा के मुनाफी हो। उस मौके पर अखबारों में जो सुर्खियां लगे वो भी एक नजर देख लीजिए। रानी जो कभी पाकिस्तान की मलिका थी, अपने घर में नजर बंद कर दी गई। नवाए वक्त रानी जिसने मुजरमों को मुआफी दिलवाई और ताजिरों को लाइसेंस दिलाए। मुसावात, एक औरत जिसके पास कोई सियासी या फौजी अहदा नहीं, उसका हुक्म मुल्क के सदर पर कैसे चलता था। उन्हें अखबार पाकिस्तान की मलिका क्यों कहते थे और वो मुजरमों को मुआफी कैसे दिलवा देती थी, और सबसे बढ़कर वो मुल्क की सालमियत और दिफा के लिए इतनी खतरनाक कैसे समझी गई कि उस पर पहरा बैठा दिया जाए। उस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए मुल्क की गंज तारीफ की चंद गर्दालूद राहदारियों में झांकना पड़ेगा। अकलीम अख्तर 1930 में गुजरात के एक छोटे से जमींदार के घर में पैदा हुई। कुछ अरसा तो वो स्कूल जाते रही मगर मेट्रिक नहीं कर सकी। कम उम्र ही में उनकी शादी एक पुलिस अफसर से कर दी गई। ये शादी कई साल चली और उस दौरान ऊपर तले उनके 6 बच्चे पैदा हुए। यहाँ तो हालात बिल्कुल उस जमाने के रिवाज और मामूल के मुताबिक चलते रहे। उस कहानी में एक मोड़ ऐसा आया जिसने पलाट तर्क कर दिया। 60 की दहाई के अवाइल का जिक्र है कि अकलीम अख्तर अपने खाविंद के साथ मरी की मशहूर माल रोड पर चाल कदमी कर रही थी। खातून ने वक्त के आम दस्तूर के मुताबिक बुर्का ओढ़ रखा था। उस दौरान अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। मालूम नहीं आपने अजीम जापानी फिल्म साज अकेरा कुरोसावा की फिल्में देखी हैं या नहीं। उनमें जब भी कोई ड्रामाई या जज्बाती वाकया रोनमा होने लगता है तो उससे पहले तेज हवाएं चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस दिन मरी की माल रोड पर हवा चली वो महज फनी हवाले से अहम नहीं था, बल्कि खुद कहानी का किरदार बन गया। उस झोंके ने वो अलाव भड़काया जिसने आने वाले बरसों में बहुत सौ के किरदार और कैरियर को खाकिस्तर कर डाला। अकलीम अख्तर ने 2002 में न्यूज लाइन की आयशा नासिर को एक इंटरव्यू में बताया कि झोंके का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करने के लिए उन्होंने एक लम्हे को नकाब अट्ठा दिया। रिवायती थानेदार खाविंद को अपने 6 बच्चों की मां का चेहरा माल रोड पर लोगों के दरमियान यूं अरिया होना पसंद नहीं आया और उन्होंने बीवी को डांट पलाई, बल्कि अपनी पुलिस की छड़ी से टाउका भी दे दिया। अकलीम अख्तर कहती हैं कि बस यही वो लम्हा था जिसने उनके अंदर बगावत का शिला भड़क गया। खाविंद की डिप्ट में उन्हें इतनी जल्द महसूस हुई कि उन्होंने वहीं अपना बुर्का नविच कर माल रोड पर फेंक दिया। वो कहती हैं, मुझे लगा कि बस बहुत हो गई। मेरे अंदर कई महीनों से गसे और महरूमी के जज्बे पल रहे थे। उस दिन सब कुछ बाहर आ गया। मैं अपने खाविंद के मुफलिर के चेथड़े अड़ाना चाहती थी, उसके चेहरे को नविच डालना चाहती थी, उसके बाल अखाड़ देना चाहती थी।
मुझे सिर्फ एक बात ने रोका कि उस वक्त माल रोड पर बहुत भीड़ थी। अकलीम अख्तर ने इसी वक्त तहिया कर लिया कि अब वो किसी खाविंद की बीवी बनकर नहीं रहेंगी। वो खुद अपने पांव पर खड़ी होंगी और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेगी, जहां उन्हें रोकने टोकने और डांटने डिपटने वाला कोई न हो। वो इसी इंटरव्यू में कहती हैं कि मैं मर्दों को इन्हीं के खेल में शिकस्त देना चाहती थी। मेरा खाविंद पुलिस में था, इसलिए मैंने बहुत से ताकतवर मर्दों को देखा था और मुझे एहसास हुआ कि तमाम ताकतवर मर्दों को अपनी भड़ास निकालने की जरूरत महसूस होती है, और ये भड़ास किसी बस्तर के साथी की सूरत में नकुल सकती है। मर्द का अहदा जितना बड़ा होगा, उसकी ये जरूरत इतनी ही शदीद होगी। अकलीम अख्तर ने मर्दों की यही जरूरत पूरी करने के लिए एक एजेंसी खोल ली, जिसमें कई खूबरो लड़कियां उनके लिए, जिनमें फिल्मों की बाज नाकाम अदकाराएं भी शामिल थीं। उस मकसद के लिए उन्होंने कराची या लाहौर जैसे बड़े शहरों की बजाय रावलपिंडी का इंतखाब किया। शायद उसकी वजह ये रही हो कि उन दो शहरों में नीपेर रोड और हेरा मंडी की शक्ल में पहले ही मुकाबला बहुत सख्त था। इसी दौरान किसी तरह से जनरल यहिया और अकलीम अख्तर के सितारे टकरा गए। ये मुलाकात कहाँ हुई, किन हालात में हुई, उस बारे में मुख्तलिफ रावी मुख्तलिफ कहानियां बयान करते हैं। खुद अकलीम कहती हैं कि ये मुलाकात नाओ वो नोश की एक महफिल में हुई थी। यहिया खान बताते हैं कि मैं जनरल रानी को बचपन से जानता हूँ, जब मेरे वालिद की गुजरात में पोस्टिंग थी। सरदार चौधरी ने लिखा है कि ये दोनों पहली बार सियालकोट में मिले, जहाँ रानी CMH में ज़ेर इलाज थी। मुलाकात चाहे जहां हुई और जिन हालात में हुई, बहरहाल कुछ ऐसा ही वाकया हुआ जैसे रोई को चिंगारी दिखा दी गई हो। उसके बाद जनरल यहिया अकलीम अख्तर के यहाँ बाकायदगी से आने जाने लगे। हता कि सरदार चौधरी के बकवल 1965 की जंग में जब यहिया खान शम जोड़ियां सेक्टर के इंचार्ज थे, उस वक्त भी महाजे जंग पर गोलों की धनादन से इकता थोड़ा वक्त निकाल अपने उलझे हुए जहन को तरावत बख्शने फौजी हेलीकॉप्टर में रानी के घर चले जाया करते थे। जनरल यहिया की नजरें जनरल रानी के अलावा सदारत की कर्सी पर भी लगी थीं, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी डोरियां हिलाई कि जंग के 3 बरस बाद ही जनरल अयूब बागी यहिया खान को सोन कर अख्तार के सरकिश घोड़े से उतर गए। जरूरत नहीं थी, लेकिन यहिया खान मुल्क में दूसरा मार्शल ला नाफ्स करके स्याह व सफेद के मालिक बन गए। जनरल यहिया का इकबाल बुलंद हवा तो बेगम अकलीम के अख्तर भी ऊपर उठते चले गए। दरौफ बर गर्दन रावी, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने जनरल साहब और मुल्क की दूसरी ताकतवर और मख्तदर हस्तियों की भड़ास निकालने का काम सनती पैमाने पर करना शुरू कर दिया। यही वो जमाना है जब अखबारों में उनका तज़किरा जनरल रानी के नाम से होने लगा। मशहूर है कि ये खिताब उन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था। कहा जाता है कि अदाकार तराना भी जनरल रानी की टीम का हिस्सा थी। ताहम जिस बड़ी शख्सियत को अकलीम अख्तर ने जनरल यहिया खान मुतारिफ करवाया वो मेडीन नूर जहां हैं। यहिया खान को मैडम की आवाज पसंद थी, कम अज उस मामले में उन्हें साहब ज़ुक कहा जा सकता है। जनरल रानी के बकवल एक रात किसी आलम में उन्होंने नूर जहां का गीत सुनने की फरमाइश की तो जनरल रानी ने कहा, गीत या मैं आपको खुद नवरजहां से मिलवा दूंगी, और चंद दिनों के अंदर अंदर जनरल रानी ने अपना वद्दा पूरा कर दिया। अगर आपको याद नहीं तो याद दिला दूं कि ये वही जमाना है जब मशरकी पाकिस्तान में खाना जंगी जारी थी और मुल्क 2 हिस्सों में टूटने वाला था। यहिया खान बासलाहियत और ज़हन फौजी अफसर थे। दूसरी आलमी जंग में वो बहरा रोम के महाज पर लड़े और जर्मनों के हाथों गिरफ्तार भी हुए। उन्हें एजाज हासिल है कि वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे कम उम्र मेजर जनरल हैं। उन्होंने नए दाराल हुकूमत इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में कलीदी किरदार अदा किया और कुछ अरसा CDA के चेयरमैन भी रहे। ताहम शराब व शुबाब की आदत और सब से बढ़कर अख्तार की लत ने यहिया खान को मुकम्मल तौर पर अपाज बना करके रख दिया। इसे पाकिस्तान की बदकिस्मती ही कहा जा सकता है कि अपनी तारीफ के नाजुक तरीन दूर में उसकी बागडोर एक ऐसे शख्स के हाथ में थी जो फाम व फ्रास तो एक तरफ, होश व हवास तक से बेगाना था। साबिक IG पंजाब राव रशीद ने अपनी किताब जो मैंने देखा में लिखा है कि जब मशरकी पाकिस्तान में खाना जंगी आरूज पर थी, इसी दौरान यहिया खान पेशावर में सरकारी खर्च पर तैयारा शुदा अपने बंगले का इफ्तिताह कर रहे थे। जाहिर है कि उस तकरीब में जनरल रानी भी शरीक थी। आगे का हाल राव साहब ही से सुनिए। सोइमंग पोल के सामने रात के 1-2 बजे तक शराब वगैरह चलती रही। बड़ा हाउ हू होता रहा। सुर्ख लाइटें लगी हुई थी। वहाँ पेशावर का एक जर्मन था, उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी और उसके मुताल्लिक मशहूर था किसी IA की एजेंट है। वो बकीनी पहन कर सबके साथ नहा रही थी।
खेल ये था कि उस मोहतरमा को जर्नेल अट्ठा अट्ठा कर स्विमिंग पूल में फेंकते थे, वो फिर बाहर निकलती थी, पैसे लगते थे। ये उस वक्त का हाल है जब ईस्ट पाकिस्तान में हमारे बेशुमार फौजी मारे जा रहे थे और ईस्ट पाकिस्तान के आखिरी दिन थे। चूंकि ये किस्सा मेरे घर के सामने हो रहा था, मैं देखता रहा और सोचता रहा कि अगर यही हाल है तो फिर मुल्क का खुदा ही हाफिज है। जनरल यहिया खान के जवाल के बाद जनरल रानी का सत्ताड़ा भी गहना गया और उन्हें कई माह तक नजरबंद रखा गया। मशहूर वकील एस.एम. जफर ने उनका मकदमा लड़ा और कोशिश करके उन्हें रहा करवाने में कामयाब हो गए। वो अपनी किताब मेरे मशहूर मकदमे में लिखते हैं कि जनरल रानी को जुल्फिकार भुट्टो पर बड़ा गुस्सा था कि उनके दूर में उनके साथ ये सलूक क्यों हो रहा है। उन्होंने एस.एम. जफर को एक खत में लिखा, मेरी दोस्ती यहिया खान से ज्यादा तो भुट्टो साहब से थी। 1 साल से वो मेरे आगे पीछे रहे, मैं उनके लिए दावतों का एहतमाम करती रही। भुट्टो साहब के अलावा भी कई पर्दा निशेनों को खदशा था कि जनरल रानी उन के राज न खोल दे। उसका जिक्र सरदार चौधरी की जुबानी सुन लीजिए। जनरल रानी के पास यहिया खान और उनके साथियों के बारे में मालूमात का तुमार था। उसके बकौल यहिया खान ने नवंबर 1968 में अख्तार पर कब्जा करने की मंसूबा बंदी करना शुरू कर दी थी। वो फौज के तकरीबन हर अहम आदमी को जानती थी और जर्नेलों की रंग रलियों, स्मगलिंग, जरअंदोजी और दीगर करतूतों पर मुबनी बहुत से कहानियों से वाकिफ थी। चौधरी साहब की मालूमात में इसलिए शक नहीं किया जा सकता कि जनरल रानी की नजरबंदी के दौरान इन्हीं ने 28 दिन तक उनसे पूछगछ की थी। बाद में जनरल रानी का मामला हमूद अर्रहमान कमीशन तक भी पहुंचा। जब कमीशन ने यहिया खान से जनरल रानी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, मैं उस खानदान को उस वक्त से जानता हूं जब मेरे वालिद आगा सादत अली की बतौर एसपी गुजरात में पोस्टिंग हुई। ये बहुत अरसा पहले की बात है। रानी मेरी बहन की तरह है। जनरल रानी की नजरबंदी खत्म हुई तो इन्होंने एस.एम. जफर से मुलाकात करके शुक्रिया अदा करना चाहा। एस.एम. जफर लिखते हैं कि इत्तफाक से उन दिनों मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी, इसलिए जब जनरल रानी की तरफ से कॉल आई तो मैंने माजरत कर ली कि मैं नहीं आ पाऊंगा। उस पर उन्होंने अपने बेटे मोहसिन रजा को गाड़ी देकर भेज दिया कि वो मुझे इंटर कॉन्टिनेंटल होटल ले आइए जहां वो ठहरी हुई थी। खैर, मुलाकात हुई और जनरल रानी ने अपने वकील का शुक्रिया अदा किया जिसकी वजह से उनकी जल्द रहाई मुमकिन हो सकी। उसके बाद का वाकया बेहद दिलचस्प है। एस.एम. जफर अपनी किताब में लिखते हैं कि 1 माह बाद सोल लाइस पुलिस स्टेशन लाहौर से इत्तला मिली कि मेरी कार बरामद हो गई है। हमने डीसीपी से पूछा कि हमारी कार कहां से मिली। उन्होंने जवाब दिया कि आखिरी बार ये कार मोहसिन रजा के पास थी। गोया हम अपनी कार में बैठकर इंटर कॉन्टिनेंटल होटल गए और फिर इसी में वापस अपने घर पहुंचे। एस.एम. जफर ने उस तहरीर के आखिर में 4 सवाल उठाए हैं। जनरल रानी जनरल यहिया तक कैसे पहुंची? भुट्टो और खर जनरल यहिया तक कैसे पहुंचे? जनरल रानी और जनरल यहिया नजरबंदी तक कैसे पहुंचे? मेरी कार जनरल रानी तक कैसे पहुंची? हम अपनी तरफ से 5वीं सवाल का इजाफा करना चाहते हैं। अगर उस दिन मरी की माल रोड पर हवा का वो झोंका न चलता तो क्या पाकिस्तान की तारीख इतनी ही रंगीनी व सिंगीनी तक पहुंचती? ये बताना जरूरी तो नहीं, लेकिन ज़िम्नन सुन लीजिए कि जनरल रानी अदनान समी खान की रिश्ते की और फख्र आलम की सगी नानी हैं। उनका इंतकाल 1 जुलाई 2002 को लाहौर में हुआ। तहरीर जफर सैयद। मजीद अच्छी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जानान सब्सक्राइब करना न भूलिए और साथ में बिल का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।